नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक में हमारे आज मेहमान हैं खान सर। बिहार ही नहीं, देश के बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। हाल में इनकी शादी हुई, इससे इनकी चर्चा और बढ़ गई। लेकिन खान सर करीब 4 करोड़ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देते रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चे इनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर है। 1.5 करोड़ बच्चे जो है वो उनके ऐप के ज़रिए पढ़ते हैं। और अभी जो इस बिल्डिंग में हम उनसे बात कर रहे हैं, इस बिल्डिंग में हर रोज़ 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। कोई 400 क्लास चलती है और ख़ुद खान सर 11 घंटे रोज़ पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है खान सर। धन्यवाद सर। एक तो 5 साल लग गया आपका इंटरव्यू करने में, इतना मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। थोड़ा व्यस्तता रहती है, क्लास इतना ज़्यादा हो जाता है और दिल्ली पटना का थोड़ा सा डिस्टेंस को लेकर, क्योंकि क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा आवागमन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको शादी के लिए। धन्यवाद सर। तो शादी भी बहुत आपका चर्चा में है। मतलब अंबानी का शादी का जितना चर्चा हुआ था साल भर पहले, उतना ही चर्चा आपका भी है कि पार्टी रुकी नहीं रही। जैसे उसका शादी 2-3 महीना चलता रहा, लोगों को पता ही नहीं चला, तो आपका भी पार्टी रुक ही नहीं रहा है। उनकी शादी में अमीर और बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और हम अपने रिसेप्शन में बच्चों को बुलाए थे। और वहाँ पर क्या है कि देखिए, अमूमन क्या होता है, कहीं पे भी बच्चों को लोग नहीं बुलाते हैं, या फिर अगर उन्हें बुला रहे हैं तो बड़ा नॉर्मल सा पूरी बुनिया भुजिया खिला के भेज देते हैं। हम बच्चों को ये दिखाना चाहते थे कि देखो भाई, तुम पीछे नहीं हो, फ्यूचर तुम्हारा बढ़िया है। और उनको एज ए गेस्ट की तरह पे ट्रीट किया गया, 156 प्रकार के व्यंजन खिला के, ताकि उन्हें हम ये फील ना करा सके कि आप अगर पटना में आए हैं तो आपका परिवार नहीं है और हम किससे बने हैं। बच्चों ने ही हमें खान सर बनाया है, तो आज हम अपने गेस्ट लोग या वीआईपी लोग को ट्रीट करें, उन्हें छोड़ दें, तो ये कहीं से उचित नहीं होता है। और बहुत सी जगह बच्चों को ये सोच के छोड़ दिया जाता है कि इनको नहीं बुलाया जाता है, छोड़ो बच्चे हैं। और मेरा उद्देश्य है कि उनको उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि फ्यूचर में उन्हें बुला भी नहीं पाएंगे, इतनी बुलंदी पे पहुंचा देंगे। तो ये एक यादगार रहता है, वो ज़िंदगी भर उन्हें याद रहेगा ये चीज़ें। कितने लोगों को दावत खिला दी आपने? 50,000 लड़के, 20,000 लड़कियां और 10,000 जो हमारे जान पहचान के टीचर, गेस्ट, ये लोग थे, वो लोग यहाँ पे। पटना में तो इतनी बड़ी शादी मुझे लगता है हाल के दिनों में कभी हुई नहीं होगी। नहीं, कभी नहीं हुई होगी। बावर्ची जो है मेरे, जो खाना बना रहे थे, वो 12-14 साल से खाना बनाने का एक्सपीरियंस है। खाना बनाने वाला आदमी आपस में बात कर रहे थे, यार ये मास्टर का रिश्तेदार ख़त्म नहीं हो रहा है कितना जानने वाले लोग हैं। तो वो लोग खाना बनाने से लेके सारी चीज़ों, सबसे बड़ा चीज़ क्या हो जाता है ना कि जब वेराइटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो थोड़ा सा लोग भी ज़्यादा हो जाता है। 1,000 तो वेटर रखना पड़ा था टोटल यहाँ, ताकि वो लोग चीज़ों को मैनेज कर सकें। नहीं तो खान सर, ये आपकी शादी को लेकर चर्चा भी रहा, विवाद भी रहा कि आपने गुपचुप शादी कर ली। आपने तेजस्वी यादव जी को कहा भी कि हमने भी आपकी तरह चुपचाप शादी कर ली है। तो चुपचाप शादी क्यों की आपने? देखिए, ज़्यादा एक तो रीज़न था कि एक देश उस समय संकट की स्थिति में था, युद्ध की चीज़ें हो रही थी और हमें किसी को नहीं पता था कि अप्रैल इतना आराम से शांति से बीत रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि पहलगाम जैसी इतनी घटिया काम पाकिस्तान कर सकता था। और अगर पहले से पता रहता तो हम लोग तो कभी डेट ही नहीं रखते उस समय पे। तो पहले से मम्मी पापा चीज़ों को फिक्स कर देते थे और हम लोग को लगा कि अब युद्ध अब होगा या कब होगा, युद्ध ही नहीं हो रहा था। तो उसी बीच में शादी भी हुई और जब देखे कि अब युद्ध एकदम नहीं होगा, भारत सरकार ने मतलब सीज फायर वगैरह एक्सेप्ट कर लिया, तब जाके रिसेप्शन दिए। और एक चीज़ हमें खुद से लगी कि देखिए, हम अगर 1,500 लोगों को लेके बाराती बना के किसी लड़की के घर पहुंच जाएं, उनके पिताजी से कहें कि इनको नाश्ता कराओ, खिलाओ, इज्जत करो, ये करो, तो ये हमको लगता है कि किसी के ऊपर बर्डन हो जाएगा। अगर सक्षम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई सक्षम नहीं है, धीरे धीरे ये चीज़ें परंपराएं बन जाती हैं। तो अगर सक्षम नहीं है तो दिक्कत होगा। तो बेटर है कि हम लोग 10-5 लोग घर के थे वहाँ और शादी हो गया। उसके बाद रिसेप्शन में तो हमारी ऊपर जिम्मेदारी बनेगी, हम क्या उनकी अपने गेस्ट की इज्जत करेंगे, क्या खिलाए पिलाएंगे, तो मेरे कंधे पे आती है। तो हमने इसलिए कहा कि हम अपने रिसेप्शन में जो करना रहेगा करेंगे। शादी मई में हुई फिर? हाँ, डेट वगैरह किसी को नहीं पता और मतलब कहाँ हुआ कि ये सब किसी को नहीं, पूरा एरिया ड्रोन प्रूफ था और वहाँ कोई सिग्नल उग्नल नहीं जा सकता था तो ऐसा क्यों इतना चुपचाप शादी किया? हमको दिखाना था इन लोगों की तुम्हारा पेपर लीक हो जाता है, गधों हमारा शादी नहीं लीक हो रहा है। देखो यहाँ पर पेपर तो छुप के बनाने की चीज़ है, शादी कितनों मेहनत कर लीजिएगा छुप के नहीं हो सकता। उसमें हल्दी है, ये है, वो है, इतने रिश्तेदार आते हैं, सब आते हैं। तो हमने कहा कि देखो ये समाज सीख सकते हो, बच्चों की भविष्य से खेल होता है यहाँ। तो हम लोग शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बच्चों की भविष्य पर ही चीज़ें आ जाती हैं।
तो दिखाना था इन लोगों को, कम से कम अभी भी तो सुधरे ये लोग। शादी आपने तय की कि परिवार ने? परिवार वालों ने तय किया था, मम्मी स्पेशली। तो एक जो विवाद रहा कि उन्होंने, आपकी पत्नी ने घूंघट ओढ़ के रखा था और कहा कि भाई खान सर तो बहुत प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, बच्चों को जब पढ़ाते तब तो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि बच्चियों को भी आगे आना चाहिए और तरह तरह की बातें होती है, लेकिन जब शादी हुई तो इतना बड़ा घूंघट, वो बड़ा चर्चा में रहा। और उसके बाद भी आपने जब बच्चों को भी रिसेप्शन दिया तो वहाँ पर उनकी मौजूदगी हर जगह नहीं थी। तो ये फिर कहीं ना कहीं आप पुराने विचारों पर जा रहे हैं? नहीं, देखिए, शादी में हम क्या पहनेंगे तो मेरा डिसीजन होता है, और दुल्हन क्या पहनेगी ऑब्वियस बात है कि दुल्हन का डिसीजन होता है। तो उनका कहना था कि बचपन से हम लोग का शौक़ था कि दुल्हन बनेंगे, और लड़की सब जब कोई गुड़िया को भी खिलाती हैं सब लोग, तो उनका कहना, हम लोग छोटे में गुड़िया को सजाते थे तो उसका भी घूंघट निकालते थे, तो बचपन से शौक़ है यहाँ। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो ये शौक़ रहेगा, हमारा शौक़ ही पूरा नहीं होएगा। हमने उनको समझाया कि ये चीज़ें क्या है, तो कहे कि हम घूंघट लगा के ऑफिस थोड़ी जाते हैं, या घर में घूंघट लगा के थोड़ी रहते हैं, वो एक दिन के लिए है। अब मेरा भी बात नहीं मानेंगे एक दिन के लिए, तो अब हम क्या कहें कि शुरू में लड़ाई तो नहीं कर लेंगे। हम कहे ठीक है भैया, अब जब आपका यही पसंद है तो कर सकते हैं। हमने अपना कपड़ा डिसाइड किया, वो अपना डिसाइड की। तो वो क्या काम करती हैं, पढ़ाती क्या? उनका अपना है, वो अपना काम देख रही हैं, हम अपना है। अब चूँकि हम ज़्यादा पर्सनल लाइफ में कभी किसी को कुछ बताए नहीं कि हम कहाँ से पढ़े हैं, पिताजी क्या करते हैं, वाइफ क्या है, कभी उन्हें बताना होगा तो खुद बता देंगे। और किसी भी लड़की को लिए, वो जो भी पढ़ी है, चाहे जो भी काम कर रही है, उनका अपना मुकाम होता है किसी भी लड़की का, तो उसे अपने नाम से जानना चाहिए यहाँ पर, न कि किसी के नाम से, और उनका मेहनत वाली चीज़ों को नहीं जोड़नी चाहिए। चलिए, शादी ब्याह की बात हो गई, अब ये बताइए कि आप शिक्षक कैसे बने? मतलब ये बात हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे वक्ता है, अच्छे शिक्षक है, तो ये क्या बचपन में पढ़ाई में बहुत तेज़ थे इसलिए शिक्षक बन गए? हमको पढ़ाना पसंद नहीं है, और हम, अगर मेरी संस्था नहीं चल रही होती, बच्चे हमसे पढ़ने नहीं आते, तब ये बात बोलते तो लोग कहते कि नहीं चल रहा है इसलिए बोल रहे हैं। हम शिक्षा का, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चलाते हैं, और हर जगह मतलब कहीं बच्चों की कमी नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं कि हमें पढ़ाना ज़रा भी पसंद नहीं है। हम पढ़ाते किस लिए हैं? ताकि गरीब बच्चों की आवाज़ मिल सके। आज भी गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आज भी हमारे यहाँ कोई 4,000 रुपया देता है, 4,500 में तो एसडीएम बन जाता है। इससे सस्ता 4,500 में बढ़िया मोबाइल ना मिले यहाँ पे, वो एसडीएम, डीएसपी, पीसीएस निकाल के चला जा रहा है। 8-10 हज़ार रुपया तो आईएएस वाईपीएस निकाल सकता है। तो हम बस उनके लिए होते हैं। मेरी पढ़ाने का 4 उद्देश्य रहता है कि हर गरीब तक हमारी पढ़ाई पहुँच सके। आज भी चाय वाला, रिक्शा वाला, ये सब के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। दूसरा होता है कि बच्चों को इस इतनी आसान भाषा में पढ़ाएं कि जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाई गरीबी की वजह से, या फिर गांव में अच्छे स्कूल ना होने की वजह से, उन्हें भी बेहतर ढंग से समझ में आए। पढ़ाई टू द पॉइंट एग्जाम में होना चाहिए, कि केवल ऐसा ना हो कि केवल मजा आए। जो पढ़ाएं वो क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन भी आना चाहिए। इतना क्वेश्चन आ गया था कि हमारे ऊपर केस हो गया कि इनका पढ़ाया हुआ इतना क्वेश्चन क्यों है, और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया यहाँ पर। तीसरा जो चीज़, भाई ये चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि मतलब जो भी ओवरऑल एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक इकोसिस्टम रहता है चीज़ों को, ताकि बच्चे उस सबको पढ़ाई लिखाई कर सकें, और मतलब एक सामाजिक उत्थान हो सके। समाज अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर शिक्षा के माध्यम से तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये एक रीज़न है पढ़ाने का। टीचर कैसे बन गए? हमें जाना था फौज में, हम एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है, अति उत्साह में बन गए कि भैया अब तो हो गया सिलेक्शन, अब कौन रोकेगा हमको यहाँ पे। तो मेडिकल में हाथ टेढ़ा होने की वजह से छट गए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? मेडिकल में क्या हुआ? हाथ टेढ़ा रहने, मेरी हाथ टेढ़ी है यहाँ पे, इसको नहीं लेंगे वो लोग। तो बड़ा गहन मेडिकल होता है हम लोग का। किसका? मिलिट्री का था? हाँ, एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी। लेफ्टिनेंट बनते हैं लोग वहाँ पे। तो लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो वहीं तो पूरा लंबा प्रोसेस हो जाता है वहाँ पे। तो जब वहाँ से नहीं हुआ तो हतोत्साहित हो गए हम लोग, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तब क्या करेंगे? तो वेल्डिंग सीख लिए हम लोग, और लोहे वगैरह का काम कि कहीं कुछ कर लेंगे। फिर जेसीबी, और हम लोग 2-4 दोस्त थे, लोग प्लान बनाए थे कि 2-3 काम किए रहेंगे तो कोई काम मंदा नहीं चलेगा, आराम से 10-15 हज़ार रुपये हम लोग महीना कमाते रहेंगे, घर में दाल रोटी चलते रहेगा। तो इसी बीच में हम लोग अपना काम कर रहे थे। मेरा एक मित्र था हेमंत, वो एक जगह पढ़ाता था, तो वहाँ जीएस के एक टीचर थे, उनका कहीं नौकरी लग गई या क्या हो गया, वो क्लास छोड़ के चले गए। आई थिंक नौकरी लग गई थी। तो ये वहाँ इंग्लिश पढ़ाता था, तो हमसे बोला कि देखो ना यार, कोचिंग में सारे जीएस के टीचर थे, लोग चले गए, सारे बच्चे हंगामा कर रहे हैं, और 1 महीना से कोचिंग वाला डेली 2 नया टीचर ले आता है, बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं, जाके पढ़ा दो। तो उससे पहले हम होम ट्यूशन पढ़ाते थे। तो हम कहे कि ठीक है, होम ट्यूशन में तो थोड़ा सा बहुत कम ही पैसा मिलता है, 600 रुपया मिलता है। तो जाके वहाँ पढ़ाने लगे।
तो मेरा दाढ़ी मूछ कुछ था ही नहीं लड़के और हंगामा कर दिए। फिर हम कहे कि एक क्लास मेरा ओवर हो जाए, उसके बाद कोई डाउट हो तो बोलना। तो एक क्लास किए तो उन्हें अच्छा लगा। तो कितनी उम्र थी जब आप पढ़ाने गए थे पहली बार? बहुत कम, हमको लगता है 18 के आसपास होगा। तो 17-18 में तो बढ़िया से दाढ़ी मूछ नहीं रहता है और लग जाता है इंसान के यहाँ पे। तो उसके बाद से पढ़ाना चालू किए, फिर उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो बच्चे 6 थे पहले, 6 से 100 हुए हैं, 1000 हुए हैं, बढ़ते 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 यहाँ हो गए यहाँ पे। फिर हमें मजबूरी में वो कोचिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो हम जब शुरुआत किए थे पढ़ाने के लिए तो 1 घंटे का 20 रुपया मिलता था। तो अगर हम लोग 5 घंटा पढ़ा देते तो 100 रुपया एक दिन का मिल जाता था, तो आदमी खर्चा निकाल लेता था। फिर उसके बाद हो गया 100 रुपया हुआ। फिर क्या हुआ ना कि कोचिंग वाला मनमानी फीस लेने लगा, बच्चों को समझ में आने लगा। हमको देते थे इतना, हम कहते भैया बच्चों से भी कम लीजिए, माना नहीं। तो फिर हमें अपना खोलना पड़ा। ये तो अपना कब खोला? अपना हम लोग खोल दिए थे 2019 में। और जब अपना खोले थे तभी पटना का सबसे बड़ा कोचिंग था। और जब अपना खोले तो बहुत लफड़ा हुआ, बम मार दिया, डेली धमकी आना, बंदूक दिखाना। ये बिहार में कॉमन चीज़ है ये सब चीज़ें। क्यों, इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला है कि हम दबंग, हमारे पास बंदूक है तो हम जो बोल रहे हैं तुम करो, या तो हमारी बात मानो ना तुम भी बंदूक खरीद लो। तो जब एक टाइम समझ में आ गया कि नहीं ये लाते जूता का भाषा समझेंगे, तो अब हम लोग भी लाते जूता दे देते हैं। अब वही सब प्यार से कुछ नहीं है, इतने ये है, मानिए तो मानिए, नहीं तो आप भी। तो हमको तो सुना कि भाई सुशासन आ गया बिहार में, जंगल राज चला गया, तब भी आप कह रहे हैं कि आपको बंदूक से धमकी दिया गया है। हाँ, तो ये तो चीज़ें कॉमन है यहाँ पे। बिहार में बड़े क्रिमिनल नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ मनबड़ मिलेंगे। यहाँ पे जो क्रिमिनल हैं इन्हें शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि जितनी महिला पुलिस हैं इनको भेजिए। 10 महिला पुलिस, हर मोहल्ले में एक आध नॉर्मल गुंडा घूमता है, उसको कॉलर पकड़ के घसीट के पैदल लेके जाएं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, सारा हेकड़ी निकाल दे, तमाचा मारते, दम नहीं रहेगा। खाली हाँ आए धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो दुनिया भर का। 1200 रुपया का कट्टा खरीद लेगा मुंगेर का, और लगेगा AK-47 रख ले। तो जो आपने कहा कि 1 घंटे का 20 रुपया आपको मिलता था, और अब तो आप अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। अब करोड़पति वगैरह ये सब तो पैसा से नहीं होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर। अब देखिएगा, रतन टाटा और अंबानी में ज़्यादा पैसा अंबानी के पास है, लेकिन वो टाटा अलग चीज़ है। तो हम लोग का मॉडल है कि एजुकेशन का अंबानी ना बने, एजुकेशन का टाटा बने, ताकि बच्चों के काम आ सके। आज भी हम लोग की फ़ीस की इंडिविजुअल फ़ीस अगर देखेंगे 200-250 रुपये है। अगर कोई सपोज किसी को हिस्ट्री पढ़ना है, 6-7 महीना लगता है पढ़ने में, 200-250 रुपया देगा, पढ़ लेगा, तो आज भी पढ़ सकता है। अगर हम उसको 200 की जगह 2000 भी लेंगे ना तो देगा। थोड़ा सा कहेगा कि सर इतना महंगा क्यों गया, लेकिन देगा यहाँ पे। लेकिन हम आज भी कभी उनसे ये बात नहीं बोलते, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भैया एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। तो एजुकेशन की चूँकि आप बात कर रहे हैं खान सर, कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, जैसे मैं यहाँ आ रहा था पटना में, इतनी भीड़ है इस पूरे इलाके में जहाँ आपका भी कोचिंग है, तो ये कोचिंग सेंटर पे, और ये सिर्फ पटना ही नहीं है, देश के हर राज्य में हर शहर में है, तो ये भीड़ होने का मतलब तो हमारी एजुकेशन व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल हो गई है। फेल है तभी तो आ रहा है हमारे यहाँ। पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि शिक्षा बजट इतना बड़ा, अकेले बिहार का शिक्षा बजट लगभग 45,000 करोड़ का, इस बार तो 50,000 करोड़ का शिक्षा बजट हो जाएगा। और उसमें अलग अलग जाए, कभी मिड डे मील के नाम पे ये कर लिए। मतलब आप समझिए कि बच्चों के पास ऐसा स्थिति है, खिचड़ी देखा के बुलाया जा रहा है, आओ आओ। मछली मारा जाता है तो कैसे कुछ फंसा के आओ 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 खाओ, इसको मार देते हैं। तो मतलब आओ खिचड़ी खिलाएंगे, आओ ये सब करें। पढ़ाई इतना बेहतर होना चाहिए ताकि उसमें बच्चों में सुधार दिखे। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है। हम लोगों ने ये चीज़ें हम लोगों को कंपेयर करना सिखा दिया। एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसे ही एजुकेशन वैसे ही है जैसे आपको किसी का पैर तोड़ के उसको साइकिल थमा दीजिए, तो साइकिल रहेगा उसके पास, चला नहीं पाएगा। तो एजुकेशन एक साइकिल है, और हमारा पैर अच्छा होना चाहिए, वो स्किल है। चाइना क्या करता है, सबको स्किल सिखाता है कि बिजनेस कैसे करेंगे, सेल्स कैसे करेंगे, ये करेंगे, और साथ में एजुकेशन भी देता है। एजुकेशन तरीका, तमीज़, तहजीब, फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें सिखाती है। और स्किल्ड के दम पे हम पैसे कमा रहे होते हैं। अगर स्किल्ड है, एजुकेशन नहीं है, तो पैसे कमाने के टाइम पे अलग टाइप का हो जाएगा कि इधर उधर हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएंगे, हो सके तो तरीका तमीज़ ना है। लेकिन ये दोनों को मैच करके चलना चाहिए। इंडिया में 99% फोकस होता है एजुकेशन पे, 1% फोकस होता है स्किल पर। अगर इसको हम 50-50 कर दें कि हर सब्जेक्ट होता है, जैसे साइंस कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए हिंदी भी सब्जेक्ट है, संस्कृत भी है, ड्राइंग भी है, कि स्किल रह जाता तो क्या मर जाता वो?
हम चित्रकला बना के क्या कर लेंगे? हमको हिंदी पढ़ाया गया, हमारा हिंदी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, आज वो हिंदी लिखते हैं तो गलत लिखा जाता है, तो हम क्या करें? हमारा इच्छा ही नहीं, जबरदस्ती पढ़ाया हमको। हम इंटरमीडिएट में थे तो हमारा मन था बायोलॉजी लेने का, लेकिन हम चूँकि मैथ से पढ़ते थे तो रूल था कि मैथ वाला बायोलॉजी नहीं ले सकता है। खैर अभी तो सुधार है ही सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी स्किल नहीं होगा तो ये भारत कभी आगे नहीं जाएगा। एजुकेशन सिस्टम है वैसा बना है कि हमको 10 से 5 नौकरी करने वाला आदमी चाहिए, तो विकसित भारत कभी नहीं बन पाएगा। अभी फिलहाल तो जिस स्थिति है अगले 50 साल तक तो नहीं दिख रहा है। 2047 का तो लक्ष्य रखा हुआ है मोदी जी ने। देखिए मोदी जी को तो भाई वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्हें सारी चीज़ें देखनी होती है, लेकिन लक्ष्य रख देने से नहीं होता है ना। 2 करोड़ गंगा को साफ करने का भी लक्ष्य रखा गया था, और 100 स्मार्ट सिटी भी लक्ष्य रखे गए थे, 2 करोड़ रोजगार भी लक्ष्य रखा गया था, 2022 में किसानों की इनकम दोगुना करना भी लक्ष्य रखा गया था, 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी लक्ष्य रखी गई थी। तो पॉलिटिकल लक्ष्य अलग चीज़ होता है। अब हम ये सवाल अगर हम ये बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम पॉलिटिकल अलाइंड हो गए हैं कहीं से। नहीं भैया, पॉलिटिकल अलाइंड का मतलब थोड़ी कि हमको कोई बैठा के जूता मारेगा, हम चुपचाप सुनते रहेंगे यहाँ पर। हम ये कह रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटी की जब बात हुई थी, आप 10 स्मार्ट सिटी भी बनाए रहते तो हम ये कहते हैं कि स्पीड धीमी है, आपने प्रयास किया, प्रयास ही करना छोड़ दिए। एक स्मार्ट सिटी अब बताइए, तो हमारा फ्यूचर हमें बताता है कि भाई गंगा साफ कितना % हो गया, कितना TDS घटा, कुछ नहीं घटा। तो बस वही है कि हम आज हैं, 15 साल आगे का ये होगा, 15 साल बाद ये होगा। हम लोग छोटे बच्चे थे लोग ना, तो मम्मी हमको ऐसे ही मनाती थी, मेरा बेटा बड़ा होगा तो पायलट बनेगा, मेरा बेटा हेलीकॉप्टर ले जाएगा। हम लोग मान जाते थे, गुस्सा रोते रहते थे लोग, मना लेते थे। तो ऐसे जनता को मना लिया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये मतलब इसमें क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, या मतलब ये जुमलेबाजी है? ये मोदी जी लाख प्रयास कर लें, जिस लेवल के अधिकारी हैं और जिस लेवल का सिस्टम है, मोदी जी तड़प तड़प के रह जाएंगे ना। अपना मतलब खून पसीना एक कर दे, वो सोना छोड़ दे, 24 घंटा भी काम करने लगे ना, तो जिस लेवल के सिस्टम, जिस लेवल के भ्रष्ट नीचे अधिकारी बैठे हैं और जिस लेवल की व्यवस्थाएं चल रही हैं, नहीं हो सकता। वो इंसान अकेला चना क्या कर सकता है? बाहर नहीं ना फोड़ सकता है। ये सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अब इंडिया के नॉर्मल ट्रेन के आगे आप बुलेट ट्रेन का इंजन जोड़ दीजिएगा तो थोड़े ना भाग जाएगी, उसका बॉगी भी चेंज करना पड़ता है। नहीं, तो आप बिहार की बात कर लेते हैं खान सर, कि बिहार का इतनी मतलब ग्लोरियस पास्ट जिसको कहते हैं कि बहुत विरासत रही है, और अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य जो है बिहार है। देखिए पास्ट हम किसे कहते हैं? जैसे हमारे आपके दादाजी क्या करते थे, इसके हिसाब से पास्ट कह सकते हैं। खूब से खूब परदादा जी कि 150 में दादा क्या करते थे, वो पता नहीं, जो पास्ट है वो तो सुपर पास्ट है वो। तो बिहार की बर्बादी आज से नहीं चालू हुई है, बिहार की बर्बादी चालू हुई 1500 साल पहले से। मगध खत्म हुआ कि यहाँ से बिखराव चालू हो गया। तो तब तक ठीक चल रहा था जब तक एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर खत्म होते सारी चीज़ें तबाह होने गई। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है और स्किल्ड कुछ नहीं है। यहाँ का तजुब होगा, जब काम करने कोई लेबर आता है, पटना में तो लेबर लोग का वो चौक वगैरह लगता है, तो कहता है कि हमको काम चाहिए, जो करा लीजिए। आप समझिए, वो इंसान घर से निकला है, उसको खाने को नहीं है, वो करा, आप जो करा लीजिए। पेंट वाला है, पेंट नहीं है तो आप उससे कह दीजिए कि ये लेबर वाला ही काम कर दो, बेचारा मजबूर है करने के लिए। आप तो यहाँ कोई कमाने नहीं जा रहा है, यहाँ लोग जिंदा रहने जा रहे हैं। और बात हो रही है कितना कमाएंगे, भैया पहले उसको जिंदा रखिए। कोई वेंटिलेटर पे है ना, तो उसको ये नहीं पूछा जाता है कि लिट्टी खाइएगा कि भेज खाइएगा नॉन, पहले उसको इंजेक्शन मारा जाता है। तो स्थिति एकदम भयानक हो गई है यहाँ। तो कैसे बदलेगी फिर बिहार की स्थिति, कैसे बदलेगी? कोई एक तरीका, अगर कोई जादू की छड़ी नहीं होती बदलने की। सबसे बड़ा खराबी हर अलग अलग लेवल पे है। जैसे हम बिहार के ही पूरी इंडिया की बात करते हैं, हमारे पास कोयला से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी है। फिलहाल दूसरा कोई टेक्नोलॉजी इधर निकट भविष्य में हम लोग के पास नहीं है। फिर भी अगर लाइट कट रहा है तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? जैसे अगर हमारे यहाँ 10 मेहमान हैं, रोटी खाने बैठे हैं, 10 में से 8 खाएं, 2 की रोटी घट गई, तो 2 ही मतलब है, या तो मेरे यहाँ आटा नहीं है या तो मेरे घर बनाने वाला कामचोर है। तो देश में बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी भी है और कोयला भी है, बावजूद बिजली कटता क्यों है? या तो कामचोर बैठे हैं सब, या तो इनके पास औकात नहीं है कि नया बिजली घर लगा सके। तो जब ये बिजली नहीं लगा पा रहे हैं तो बिजली कम होगी तो महंगी होगी तो इंडस्ट्रीज क्यों आएंगी यहाँ पर? तो जिन गधों, इन घोंचुओं के पास ये चीज़ें नहीं हैं, वो क्या हम लोग को सिखाएंगे सब यहाँ पे? नई चीज़ें क्या बनाएंगी? जो आता है वही फुलफिल कर दे पहले। तो बिजली समस्या नहीं है। सड़क, दुनिया का कोई राज्य अगर 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर सड़क से नहीं जा सकते हैं, कभी विकसित नहीं होगा। बिहार में आज भी 100 किलोमीटर जाने के लिए आपको 4 घंटे का समय लगता है।
आप कैसे करिएगा? कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास 4 घंटे समय होगा? वो एक फैक्ट्री लगाएगा थोड़ी दूरी पर, सपोज वो पटना पे रहेगा, तो पटना के 100 किलोमीटर की दायरे में ज़मीनें इतनी महंगी हैं कि उसका पूरा ज़िंदगी भर का पैसा खत्म हो जाएगा ज़मीन खरीदने में, तो थोड़ी दूर लगाएगा वहाँ पे। अब वो 4 घंटा जाएगा सुबह ऑफिस से अपनी फैक्ट्री देखने, 4 घंटा आएगा? कभी नहीं आएगा। आपको नोएडा क्यों नहीं जाएगा वहाँ पे? नोएडा में गाड़ियाँ चलती हैं 120 की स्पीड में, एक्सप्रेसवे बने हैं, फिर लोकल सड़कें हैं, सर्विस लेन है, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो सड़क आप तो कोई राज्य बदलेगा, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलिए, 24 घंटा में 1 मिनट लाइट नहीं कटनी चाहिए, हो गया। पुलिसिंग व्यवस्था अलग टाइप की है, एकदम लचर व्यवस्था है यहाँ पे। और उसका एक कारण भी है, फर्जी नौकरियाँ, जैसे पेपर लीक करके या पैसे खिला के अगर कोई नौकरी ले लेगा तो पोटेंशियल नहीं आ पाएगा उसको। बौना आदमी को आप पहाड़ पे भी खड़ा करेंगे तो बौना ही दिखेगा, और राजा जमीन पे लेटा भी है तो राजा ही कहलाएगा वहाँ पे। तो अपने काबिलियत पे नौकरी लेने वाले अगर आएंगे तो ही बदलेगा, उनके अंदर वो टसन दिखेगी। उनको कोई धमकी दे के चला जाएगा, मान के चलिए कोई जेन्युइन दरोगा है और उसको कोई धमकी दे के देगा तो एक लिमिट तक सुनेगा, दे देगा उनको बढ़िया से। लेकिन अगर खेत बेच के रिश्वत दिया है, बन गया है, कोई बात नहीं, हमारा तो खेत बेचे थे, वहाँ एक करप्शन करेगा जब तक ज़िंदगी भर है। उसके बाद जब शादी करने जाएगा ना तो उसको याद आएगा कि हम खेत बेच के नौकरी लिए थे, हम 40 लाख दहेज लेंगे। तो बिहार में दहेज के बड़ा दहेज का कारण भी ये है कि जो नौकरियाँ लिया है ना, ज़्यादातर फर्जी हैं सब। तो इसकी जांच कीजिए यहाँ पे। अब वो फर्जी इंसान के पास कोई जाएगा कि हमको फैक्ट्री खोलना है, तो तुम्हारी फैक्ट्री बाहर में गई, पहले हमको कितना कमीशन दोगे? तो ये जाल बन चुका है चीज़ों का, जिस वजह से नहीं हो रही है। नहीं तो मैं थोड़ी राजनीतिक बात ये कर लेता हूँ, चूँकि आप कह रहे हैं सड़कें तो इधर बनी हैं 20 सालों में, बिजली भी व्यवस्था सुधरी है, लेकिन ये कहा जाता है कि पहले जंगल राज था और अब जो है सुशासन है। तो आपकी नज़र में जो बदलाव है वो पर्याप्त नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं रिश्वत अभी भी लोगों को देनी पड़ रही नौकरी के लिए, पेपर लीक अभी भी हो रहा है, तो अभी भी स्थिति ठीक नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, किसी चीज़ों को मतलब नीतीश कुमार का यही दावा होता है ना कि जी वहाँ पर बार बार भाषण में याद दिलाते नीतीश कुमार, याद है तुम कैसे पहले था, कैसे था, बार बार भाषण में ही बात याद दिलाई जाती है। इस पर लेकिन एक चीज़ और भी देखिए, ये जिस समय जंगल राज की आप बात करते हैं तो बिहार में क्रिमिनल कौन? हर क्रिमिनल अपनी जाति का हीरो है। आप किसी को क्रिमिनल को आप नहीं कह सकते हैं, वो अपनी जाति अपनी धर्म का पूजनीय है। लोग उसको उसके जन्मदिन पे बधाइयाँ देने तांता लगा के जाते हैं लोग, चाहे हमारे मुख्यमंत्री अभी वाले हों या पुराने वाले हों। आप क्रिमिनल किसको कहिएगा? यहाँ वन साइडेड है सब कुछ, अपना अपना सबका निज़ाम है कि इनको शांत करना है तो इनसे शांत करा देंगे, इनको शांत करना है तो इनको शांत करना है। वो क्रिमिनल नहीं है, वो बैकअप फोर्स है इन लोग की। पुलिस बीच में मुंह देखती है। पुलिस तो बिहार की पुलिस से ज़्यादा टेंशन में कोई नहीं रहता है कि किसी को ये जान पे खेल के अरेस्ट करके लाएंगे, कल को विधायक बन जाएगा, उसकी सुरक्षा में बंदूक लेके खड़े रहेंगे, एसपी सैल्यूट मारेंगे, क्या करेगा वो वहाँ? तो जो आप जंगल राज कर रहे हैं, किसी से बोल के पूछिए ना कि अपनी जाति के एक गुंडा का नाम बता दो, कभी नहीं बता सकता वो। ये रियलिटी है, वन साइडेड है यहाँ पे। ये तो आप मतलब लालू जी को अकेले जिम्मेदार नहीं मानते जंगल राज के लिए? सब जिम्मेदार मतलब कोई अगर दलित है, कोई गरीब है, पिछड़ा है तो गुंडा अपराधी, अब बड़े जात का है तो बाहुबली। आप बताइए किसी फॉरवर्ड को या किसी को कोई बोलते हैं वहाँ बाहुबली शब्द प्रयोग होता है, मतलब वहाँ भी रिफाइंड भाषा का यूज होता है। और जिस समय था लालू यादव को कैसा बिहार मिला था, जहाँ लोगों को खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था, वोट डालने के लिए नहीं दिया जाता, हाथ जला दिया जाता था, बांध के मारा जाता था, कपड़े उतार के मारे जाते थे। तो प्रायोरिटी क्या है? आपके सामने अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की परीक्षा छूट रही है, ऑब्वियस बात है आप उसको कहते हैं छोड़ दो परीक्षा, पहले इसका इलाज कराओ। तो लालू यादव के समय क्या मिला था? हाँ, लालू यादव के समय खराब क्या हुआ था? पैसे का मैनेजमेंट। पैसवा कहाँ गया? ना ही एजुकेशन में खर्च हुआ, ना सड़क में खर्च हुआ, ना बिजली में खर्च हुआ, ना बांध बनाने, ना रोड बना, पैसवा कहाँ गया? आपने एक समय तो सामाजिक न्याय दे दिया, पैसवा कहाँ गया? कुछ तो एक होना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ कहाँ ढक जाता है? कमवा दिख जाता है, भैया सड़क नहीं थी, पुल नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं थी, बिजली नहीं था, वो दिख जाता है। वहाँ बस यही होता है कि पूरा बजट गया कहाँ? क्योंकि सामाजिक सुधार में बजट की नहीं, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बात होती है। पुलिस से अगर किसी चीज़ को सुधार करानी है तो उसको बजट एलोकेट नहीं करना है। वो सड़क थोड़ी है कि आपको 10,000 करोड़ बजट देना होगा। यहाँ पे पुलिस को आप ऑर्डर दीजिए, पुलिस सुधारेगी उस चीज़ों को। सब चीज़ें बहुत है यहाँ। सब हम क्या कर रहे हैं? बिहार की खराबी क्या है कि हमारा नेता ठीक, बाकी पूरी दुनिया गलत। जो अगर जिसको वो वोट दे रहा है उसके अंदर की कोई कमी उसको नहीं दिखेगी। कमोबेश पूरी नॉर्थ इंडिया की यही हाल है। नहीं तो जो चूँकि अब चुनाव हो रहे हैं इस बार बिहार में, तो आपके नज़र में 2 गठबंधन है, एक महागठबंधन है, एक एनडीए है, तो बिहार के भविष्य के लिए आपके हिसाब से कौन बेहतर है?
ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी, हमारे हिसाब का मतलब नहीं होता। हमारे लिए कोई भी आए, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही हमको किसी की ज़रूरत है। ज़रूरत किसको होती है? राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत किसको होती है? जो दबा कुचला है, जिसके पास पैसे नहीं है, शायद सरकार कुछ मतलब लोन वाला पास करके उसको आगे ले जा सकती है, जिसके लिए हम लोग क्या ही झमेला सरकार से। हम बीमार पड़ेंगे तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे? क्या हम सरकारी स्कूल के भरोसे बैठेंगे? कि सरकारी ट्रेन के जनरल डिब्बा में जाएंगे कि बार हमको इसको कर? हम लोग स्वयं इस चीज़ों पर देखना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान को क्या कर सकते हैं। आप यहाँ हम कहते हैं महिलाएँ हैं, सिंपल सी बात हम बताते हैं, एक मतलब कितने आन्हर हैं सब, इनको को क्या बताएं। बिहार में अंडे की जो खपत होती है आंध्र प्रदेश, पंजाब और यूपी से आता है। ये क्या फैक्ट्री लगाएंगे सब? मुर्गी से अंडा नहीं निकाल पा रहे हैं सब। क्या बात करेंगे इसको? आंध्र प्रदेश से मछली आती है, खाए को मछली अपना उत्पादन कर लो, पोखरा में होती है, बाद में टेस्ला कंपनी का कारखाना और सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाओगे। यहाँ मंत्री भाषण देता है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, अपने मोहल्ला में एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के देखा। अगरबत्ती लगाने की औकात नहीं, भाषण देगा कि बिहार में कारखाना लगाएंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग एक अच्छा ऐसा सेटअप लगा दें जिसपे 200-250 मुर्गियाँ रहें जो अंडे दे सकें, यहाँ पर छत के ऊपर सेटअप लगा दें एल्युमिनियम का केज के हिसाब से यहाँ पे, ताकि वो इधर उधर ना भाग सके। यहाँ पे अगर उसको देसी अंडे ही अगर वो एक महिला है छत के ऊपर कहीं रख दी और उसको डिजाइन बना दे कि बिल्ली उल्ली ना नोच पाए वहाँ पर, और 150 अंडे अगर निकाल लेती है प्रतिदिन मुर्गी से, तो 150 में 50 अंडे को निकाल दीजिए, उसके दाना पे खर्च हो जाएगा, बाकी 100 अंडे बचेंगे। देसी अंडा 10 रुपये कम से कम बिकता है, 1000 रुपये उसका डेली हो गया, 30,000 रुपये उसका महीना हो गया। दृढ़ इच्छा शक्ति कहाँ है? अब वो महिला क्या करेगी? उसके पास पिजड़ा खरीदने को पैसा नहीं है, अच्छी ब्रीड का अंडा देने वाली मुर्गी या ना ही ब्रीडर उसके पास है। ये कौन करेगा? जिसके पास ये नॉलेज है, आप उसको दे दीजिए, वहाँ पे हर महीने देने लगेगी। आपको क्या जाता है? आप उसको पिजड़ा दे दीजिए, अंडा दे दीजिए, मुर्गी दे दीजिए, और कहिए कि भैया एक काम करो, 6 महीने तक जो इससे अंडे आएंगे आधा तुम्हारा आधा मेरा, पूरा पैसा हो जाएगा, फिर तुम ले लेना। यहाँ पे नहीं है पूंजी, इच्छा शक्ति नहीं है। महिलाओं को तो इन्होंने घर के अंदर रोटी बेलने के लिए रख दिया यहाँ पर। अरे उनको उन्हीं के हिसाब से काम दीजिए, क्यों नहीं हो सकता? चाइना से चला आया मोमो, इंडिया में चला है, लेकिन इंडिया का बना मिर्चे का अचार वो चाइना नहीं जा रहा है। झाजी का तो अचार जा रहा है ना। कितने लेवल पे गली गली में मोमो बिकने लगे, क्या गली गली में अचार अवेलेबल है? नहीं जा पा रहा है ना। तो महिलाओं को तो छोड़ दिया इन लोगों ने। ब्रेड जो बनता है बनारस से आ रहा है, मंदिर में जो फूल चढ़ता है ना बिहार में, वो कलकत्ता या बनारस से आता है। फूल तो उगा लो, फैक्ट्री बाद में खोलना। भाषण देने के लिए क्या चाहिए? एक गरीब इंसान मजदूरी करके थका हुआ आता है, उसका कमर से उठा नहीं जाता है, खाना खाता है, जब न्यूज़ देखता है तो देखता है कि मंत्री जी कह रहे हैं ना कि फैक्ट्री लगाएंगे, तो उसको लगता है कि अच्छा काम बोल रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई साहब, नॉर्वे में कोई फैक्ट्री नहीं है, स्वीडन में कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर भी वहाँ लोग खुशहाल हैं। वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो प्रोपोर्शनल एरिया में सब चीज़ देखना होता है। यहाँ पर जैसे उनकी जनसंख्या कम है तो लाइफ स्टाइल भी तो बहुत आगे है, उनको करोड़ों रुपए की खर्च चाहिए। यहाँ किसी को 50,000 मंथली दिला दीजिए, काम खत्म हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि महिलाएं घर में रह के ही इतना बिजनेस कर ले कि 20-25 हज़ार महिलाएं निकल जाएं, पुरुष 20-25 हज़ार कमा ले, 50,000 रुपया एक परिवार कमा ले, अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जी लेगा। जब वो जिएगा 50,000 रुपये पहली पीढ़ी, तो उसकी बाद की पीढ़ी को अपने दादा बाबा के इलाज के लिए नहीं सोचना है, माता पिता के इलाज के लिए नहीं सोचना है। अब वो नया सोचेगा कि हम इस बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी क्या सोचता है? हम कैसे कमाएंगे। गाय भैंस बीमार पड़ जाती हैं, सब ना मर जाती हैं इलाज की कमी से, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर इतने कम हैं कि वो कम होने की वजह से 2,000-4,000 रुपये लेते हैं। मर जाती हैं, से कांटी खा लेगी, कुछ खा लेगी, नॉर्मल इलाज होता है, उसका पेट चीर के रूमल से निकाल दिया जाता है, हो जाता है। नहीं होता है, क्यों? क्योंकि देश ऐसा हम लोग का है कि वेटनरी डॉक्टरों को कहता है सपाड़ा का डॉक्टर है, जबकि सबसे महान अगर कोई डॉक्टर होता है तो बच्चों का और वेटनरी का, क्योंकि बच्चे भी नहीं बता पाते हैं कि तकलीफ कहाँ है, और जानवर के से तो कई बार डॉक्टरों का हाथ टूट जाता है। एक मेरे जान पहचान के वेटनरी के डॉक्टर हैं, गए एक भैंस का इलाज करने, मार दी, उन्हीं का हाथ टूट गया। और उन डॉक्टरों को समाज इज्जत नहीं देता है। कहाँ से बदलाव लाएंगे? पैसा सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। पैसा इंसान के साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक पास में है नीचे गिरने नहीं देगा। तो ये सोचना चाहिए इंसान को। यहाँ लोन ही नहीं देते हैं, पब्लिक की भी खराबी। यहाँ अगर गवर्नमेंट लोन दे तो उसको इनकम समझ लेता है, भैया वो लोन है काम करो, क्योंकि सरकार ने मन बढ़ाया है, पहले लोन दे देते हैं। ऐसा चीज़ में लोन देंगे कि कभी सुधरेगा नहीं। अब कोई भैंस खरीदने के लिए लोन मांग रहा है, तो भैया भैंस दे दो ना उसको। आपके पास तो वेटनरी कॉलेज है नहीं, आपके पास पशुपालन विभाग तो केवल कमाने के लिए है।
भैंस है नहीं है स्टॉक में, चाहिए तो ले लो उसको, तो उसको दे देगा पैसा, वो तो खर्चा कर ही देगा वहाँ पे, उसको भैंस दे दीजिए उतने पैसे का। उसके बाद आपका कोऑपरेटिव डेयरी होना चाहिए, वहाँ से कलेक्शन सेंटर वहाँ से उठा सकता है, यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ खत्म कर देगा वहाँ पे। तब ये लोग क्या करेंगे, वोट डालने के लिए पहले पैसा बांट देंगे, उसके बाद कहेंगे हमारी सरकार आएगी तो इस कर्जा को माफ़ करेंगे, मतलब हम तुम्हारा पैर तोड़ेंगे, मेरी सरकार आएगी तो बैसाखी फ्री में देंगे। नहीं तो आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते हैं? हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, और पता नहीं क्या आप लोग देख लेते हैं मीडिया वाले या लोग कि हमसे पूछने लगते हैं पॉलिटिक्स में। हम लोग साफ बात करने वाले आदमी हैं, हम लोग जैसे आदमी को पॉलिटिक्स में लोग चलने ही नहीं देंगे, और अधिकारी से लेके A to Z सब लोग की हम लोग वोट लगा के रख देंगे, क्लास लगा के रख देंगे यहाँ पर। और हमको तो फुर्सत नहीं है हमको पढ़ाने से, हमको इसी में अच्छा लगता है। हम अब किसानों के लिए काम करेंगे ताकि एक महिलाओं का उत्थान हो सके। 10-15 हमको लगता है हम 1 लाख परिवार को भी अगर हम इतना कर सकें कि उनकी इनकम 50,000 रुपये मंथली कमाने लगे, 20,000 महिला कमाने लगे, 25-30,000 पुरुष कमाने लगे, 1 लाख परिवार को भी अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमको लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन हम अगेन बता रहे हैं, जितना घटिया मानसिकता के नेतागिरी है लोग, एक बढ़िया इंसान आएगा ना तो इन लोग को नोकिया मोबाइल की तरह साफ कर देगा, रिप्लेस, और ये होगा कभी ना कभी इस बिहार में। आपको ऑफर तो आया होगा, बार बार चर्चा होती है कि भाई कभी JDU से आपको ऑफर आया, कभी प्रशांत किशोर की तरफ से ऑफर आया, तो कोई ऑफर नहीं आया कभी कि आइए पॉलिटिक्स में? अब हम अगेन बता रहे हैं, हमको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है यहाँ पे। कई बार मीडिया वाले लोग, अब जैसे हमको लगता है कि शादी के टाइम पे आपके पास समय नहीं था, तो आप हमारी मुलाकात आज हो रही है। तो वैसे संजय सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी के, तो वो शादी के समय हमारे वो रिसेप्शन जब था तो वो कहीं बिजी थे, तो उसके बाद जब वो पटना आए थे तो आए थे मिलने के लिए, तो मीडिया में चला दिए लोग, हम सुन लेते हैं भैया चला दो यहाँ पे। देखिए, जिसको बदलाव करना है वो बदल देगा, इंतजार नहीं करेगा कि हम राजनीति में आएंगे तब। एक बात बताइए, अगर हमारे पास कोई तरीका है कि किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए, तो हम इंजेक्शन लेके कहेंगे क्या कि जब मेरा अस्पताल खुलेगा तो तुमको मारेंगे इंजेक्शन? भैया इंजेक्शन है, मार देंगे, सही हो जाएगा वो। तो वो आम आदमी पार्टी वाली बात ठीक नहीं है। क्या चीज़ मतलब? आपने जो कहा कि संजय सिंह मिलने आए थे तो उससे चर्चा चल पड़ी कि आप, हाँ, तो अब चर्चा चल पड़ी तो हम क्या करेंगे? हमेशा चल जाते, कभी चिराग पासवान जी से मिल लेते हैं तो कोई चर्चा चला देता है कि इधर, कभी नीतीश कुमार से मिल लेते हैं, जदयू तेजस्वी जी से मिल लिया। आज ये मतलब हमको लगता है ये मुर्गी को कई जगह हलाल पर इनमें से कभी तो किसी ने कहा होगा आपसे कि आइए हमारे दल में, आप हमारे पार्टी में शामिल होइए, ऐसा तो हो नहीं सकता आपको नहीं कहा होगा? सब लोग को पता रहता है कि ये आदमी किसी की सुनिए। आप जवाब नहीं दे रहे, हम पूछ रहे हैं कि आपको कहा होगा ना किसी ने कि भाई कहे होंगे तो क्यों, ऑब्वियस बात है। आप तो ये तो सबको स्वाभाविक बात है, कहे होंगे लोग, लेकिन मेरा जवाब वही होता है जो हम आपको दे रहे हैं। आप जवाब दे चुके हैं। हाँ, हमारा जवाब यही होता है कि हम किसानों को, मतलब किसान फटे चप्पल पे घूम रहा है, क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर वाले को कि जिसका उगाया हुआ तो आप जो ये बातें कर रहे हैं, जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, तब तक नहीं करा पाएंगे। हो जाएगा। हम एजुकेशन, ना हम कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, ना ही हमारा एजुकेशन में कोई सरकारी पोस्ट पे, लेकिन आज भी हम कहते हैं हिंदुस्तान में हमने शिक्षा जगत में बता दिया कि सबसे कम फीस में भी पढ़ाया जा सकता है। इंडिया में सबसे कम फीस लेके पढ़ाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को भोजन कराएं, 156 प्रकार का व्यंजन कराएं। ऐसा नहीं कि हम अंबानी की तरह बहुत रईस हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए यहाँ पर। इंसान की जब अगर शक्ति आ गई तो इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जो बाकी राजनीति चल रही है, एक नया नाम प्रशांत किशोर का भी आया, तो उन पर आपका क्या राय है? क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि शिक्षा ठीक होना चाहिए, अमुक चीज़ें होना चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी का पिछला बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो एक उनके साथ प्लस पॉइंट है ना कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एंट्री मार रहे हैं। इससे पहले वो एक सलाहकार के पद पे थे और रणनीतिकार पे थे, तो उनका एक प्लस पॉइंट है कि आप उन पे ऊपर कोई लालछन नहीं लगा सकते हैं। इसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, यहाँ चेंजिंग लाएंगे, वहाँ चेंजिंग लाएंगे, और कर भी सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि उनको विरासत में कुछ नहीं मिला था। जो इंसान कर रहा है उनके नो डाउट यहाँ पे, तो उनमें कमियाँ क्या निकाली गई कि वो पांडे हैं। मतलब इतना मंथन करने के बाद उस इंसान में एक कमी निकली कि वो पांडे हैं। ये क्या कमी निकली? अब नरेंद्र मोदी अगर बिहार से चुनाव लड़ते पटना में ना, तो उनमें एक कमी निकलता। वो तो बनारस से चुनाव लड़े, जीत गए, अब तो बनारस से ही लड़ते हैं। अगर वो पटना से चुनाव लड़ते तो एक कमी निकलता है कि बाहर का है, गुजराती है। पक्का बता रहा है। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। जिस राज्य में धोड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुँचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है? यहाँ भाभी को नचनिया बनाया है सब।
हर जगह पे गाना गाया जाएगा, हीरो हीरोइन के लिए गाएगा, हीरोइन हीरो के लिए गाएगी। यहाँ चोट्टा सब नचनिया वाला, ऑर्केस्ट्रा वाला देवर भाभी के लिए, भाभी देवर के लिए, साली के लिए गाना गाएगा। सब देह से तो बाहर नहीं ले गया, ढोड़ी लिपस्टिक कमर ये सब से तो बाहर नहीं ले गया, लहंगा चोली से अभी इसी में है सब। ये संगीतकार नहीं है, सब नचनिया है। तो ऑर्केस्ट्रा के चौकी बिछा के नाचा है सब। यूट्यूब का ज़माना आ गया, अब कैमरा लगा के सामने नाच रहा है सब यहाँ। तो वैसे मानसिकता को कैसे चेंज करिएगा, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो जो आपने कहा कि भाई पांडे निकाल दिया या इसरो का वैज्ञानिक है उसकी भी जाति निकाल देंगे, जो भी है, तो बिहार में जो राजनीति की बात जब होती है तो ये माना जाता है कि लोगों का तय है कि मतलब वो किसको कितना वोट डालेंगे, कौन सी 80% लोगों ने तय कर रखा है कि भाई। हाँ, तो ये कभी बदलेगा आपको? तब बदलेगा जब यहाँ के लोग पैसा कमाना सीखेंगे। तब जब ये पैसे कमाएंगे तब इनको समझ में आएगा कि हम ऐसे खटिया पे बैठने के खाने के लिए नहीं है। जब ये पैसा कमाने लगेंगे तब इन्हें लगेगा कि यही मंत्री होकर हमारा 500 रुपया भीख देगा, 1000 रुपया अपने जेब से दे देगा। जब इनको पैसे से, इसलिए बिहारियों को पैसे से तोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाई जाती कि अगर कमा लिया तो जाति से ऊपर निकल जाएगा, अगर पढ़ लिख लिया तो ये जाति की बात नहीं सुनेगा, नेताओं की गुलामी। इसलिए जानबूझ के यहाँ फैक्ट्री आने नहीं दिया जाता है। कैसे रोका जाता है? तो फैक्ट्री वाला आएगा ना, तो पहली बात उसको कह दिया जाएगा कि तुमको ये जमीन अलॉट कर रहे हैं, बाउंड्री हम कराएंगे। कोई भी फैक्ट्री वाला आता है, फिक्स होता है कि बाउंड्री कौन कराएगा। 10 रुपया ईंटा बाहर मिल रहा है तो उस इंसान से आपको कराना है, क्योंकि वहीं का वो गुंडा है। 20 रुपया ईंटा लेगा, प्रति ईंटा 20 रुपया। आपकी मजबूरी है, फैक्ट्री वाला भाग गया। अब बाहर में एक ईंट 2 लाख ईंट लगता है एक फैक्ट्री को कराने। 2 लाख तो हम कम बोले, 10-10 लाख ईंटा लग जाता है। बड़ी सी फैक्ट्री होती है, आप अपने मन से टेंडर नहीं निकाल सकते हैं, तो जानबूझ के भगा दिया जाता है। अब गरीब इंसान क्या सोचेगा? गरीब इंसान की क्या ज़रूरत होती है? पेट भरना होता है, और कोई उसे सता दिया तो उसके पीठ पे कोई थपथपाने वाला चाहिए। तो पहले उसको जानबूझ के ये गरीब करेंगे ताकि वो कुछ खा पी ना सके, फिर उसको 500 रुपया ज़्यादा लगने लगे। फिर जब गरीब होगा तो तरह तरह की समस्याएं आएंगी, उलझने होंगी, डिस्प्यूट होगा, और जब मार होगा तो अपनी जाति का बाहुबली आएंगे। हमार जाति के बोले है, हमार जाति, पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, पहली गोली हम खाएंगे। सजुरा, भारत में गोली की कमी है, खा लेना। तो जाति की बहुत बात हो गई, मैं धर्म की बात करता हूँ कि हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा है वो इधर पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। लेकिन ये मैं आपको मुसलमानों के बारे में पूछ रहा हूँ कि या तो वो विक्टिम है, मतलब उनको सताया जा रहा है, या मतलब उनका अगर उनके पक्ष से देखें तो, और दूसरा ये है कि भाई ये देशद्रोही है। यही 2 नैरेटिव है। लेकिन समाज का वो भी एक 20% तबका है जिसमें बदलाव की भी ज़रूरत है, या उसको उपेक्षित भी किया जा रहा है। तो पूरे मतलब समाज के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं इसके बारे में? देखिए, मुसलमानों ने ना कई सारी गलतियां जो की हैं पिछले 100 साल से करते आ रहे हैं। यहाँ पर इन्हें एजुकेशन के टाइम पे, जब अंग्रेज़ थे तो इन्हें एजुकेशन के जगह पे मदरसा मांग लिए। यहाँ पे मदरसे का जो एजुकेशन है, मुसलमानों को ये करना चाहिए कि जब प्राइमरी एजुकेशन है, जब वो कुरान पढ़ना सीख ले, नमाज़ पढ़ना सीख ले, इसकी घर से तालीम हो जानी चाहिए। यहाँ पर साथ में मुसलमानों ने जो गलती किया कि उन्होंने दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को अलग बांट दिया। वो बांटना ही नहीं चाहिए, दोनों करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे एक हाफिज जी थे और पढ़ाते भी थे, कितना अच्छा लगता था ये चीज़ों को। तो बांटना नहीं चाहिए। बांटने की वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा बोलबाला हो गया दीनी तालीम का, उनकी संख्या हो गई ज़्यादा। आज मुसलमानों में स्थिति ये है कि अपने गांव के मस्जिद में जो इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी 8,000-6,000 सैलरी है। इतनी हालत उनकी ख़राब हो गई यहाँ पर। तो पहले उन पे तो इनको सुधार करना चाहिए कि क्या जो अपने इमाम को नहीं ख्याल रख सकता है, वो इमाम कौम को क्या ख्याल रख पाएगा? 5-7 हज़ार, मतलब तो लेबर भी अगर 500 रुपया का दिहाड़ी भी अगर कोई करे और डेली उसको दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए तो 15,000 बन जाता है। तो ये गाँव की हम मस्जिद की बात करें, शहर में चूँकि हो जाता होगा 20-25 हज़ार, अलग बात है यहाँ पे। तो दीनी, तो एजुकेशन से ये छूटते गए। जब एजुकेशन से छूट जाएंगे ना, तो आपको किस चाल में फंसाया जा रहा है पता ही नहीं चलेगा। मीडिया इनकी है नहीं, ना इनका कोई सोशल साइट चलता रहा है यहाँ पे। तो इनको क्या करना है कि भाई जो सबसे बैल होगा उसको मीडिया में बुला के उल्टा सीधा भाषण दिलवाएंगे। अगर ये मुंह बंद कर लें तो आधी प्रॉब्लम इनकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन देखिएगा, अजीब गधों को ले जाके न्यूज़ चैनल पे बैठा दिया जाएगा, वो कुछ से कुछ बयानबाजी दे देंगे। तो होता क्या है कि गलत बयान देते हैं ना, तो उससे पूरी कौम को लोग उसी नज़र से देखने लगते हैं। तो अगर ये बयानबाजी ये रोक दें, इनको जानबूझ के मुंह में हल्लक में ऐसे डाल के इनको उस लेवल तक बौखलाया जाएगा कि भैया मेरा चैनल है, तुम अच्छा बोलोगे तो हम काट देंगे, खराब बोलोगे तो हम चला देंगे, वायरल करा देंगे। उसके बाद सबको कहेंगे देखो ये ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। अब्दुल कलाम भी थे वहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि इस देश में एक आदमी कह रहा था कि अब्दुल कलाम को कह रहा था कि जिहादी है। तो ऐसा नहीं है कि लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे। यह देश जहाँ सीता माँ को अग्नि परीक्षा देना पड़ा तो अब्दुल कलाम के ऊपर उंगलियां उठ गई, तो कौन सी बड़ी चीज़ें हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है। तो सोचना चाहिए उन लोगों के ऊपर भी। नहीं तो ओवैसी साहब के बारे में क्या राय है आपकी?
मतलब वही सबसे बड़े नेता एक तरह से बने हुए हैं। तो अपना चूंकि उनका एक विरासत रहा है तो दिखते हैं वही, क्योंकि खुल के वो एक साइड मतलब उन एक अपनी कौम की बात रखते हैं, तो इसी वजह से वो दिख रहे हैं। लेकिन इधर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डिप्लोमेटिक डेलीगेट गई थी उसमें तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। हमको लगता है जिसने भी देखा होगा एक नैरेटिव ही चेंज हो गया होगा। एक चीज़ बस अच्छा लगता है ना कि हम लोग भले जातियों में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, लेकिन जब मामला देश पे संकट आता है या देश की आती है तो हम सब हमेशा एक होकर दिखते हैं। नहीं तो चूंकि आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं तो ये बार बार होता है, मतलब बार बार मतलब हर समय समय पर कि पाकिस्तान कोई हम पर आतंकवादी हमला करता है, हमको प्रवोक करता है और फिर हम उसको जवाब देते हैं। और जवाब देना भी इधर शुरू हुआ है। पहले तो हम डिप्लोमेसी की बात करते थे, तो इसका क्या इलाज है आपके हिसाब से? क्योंकि ये बार बार मतलब आतंकवादी हमला हो जाता है, फिर हम जवाब देते हैं, फिर वही हो जाता है। पाकिस्तान का मालिक कौन है? तो पाकिस्तान का मालिक है पाकिस्तान की आर्मी। ये प्रधानमंत्री तो वहाँ कोई काम के नहीं है। इमरान खान को तो बाल्टी उड़ा के जेल में ले गया था। तो सबको पता है कि वहाँ जो कुछ है वो पाकिस्तान की आर्मी है, और आर्मी हमेशा अपने जूते के नीचे रखना चाहती है प्राइम मिनिस्टर को। तो वहाँ का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अच्छा आ भी जाए, अगर सुधार करने की कोशिश करे, जैसे इमरान खान के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव ली गई थी, आर्मी ने उनको मसल के जेल में डाल दिया यहाँ पे। अब आर्मी कैसे वर्चस्व रहेगा? आर्मी मतलब शेर, तो शेर का वर्चस्व कैसे रहेगा? वो शाकाहारी हो जाएगा तो वर्चस्व रहेगा? नहीं होगा। शेर का वर्चस्व कब है? जब दहाड़े बिना मतलब किसी को काट ले, तब लोग भागते रहेंगे उससे। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये सब काम को करती रहती है। अब देखिए वो फेल्ड इंसान आसिफ मुनीर, लाहौरी गुंडा, अपने को फील्ड मार्शल है। वो फील्ड मार्शल नहीं, वो फेल्ड मार्शल है। फेल्ड मार्शल अपने को ले लिया फील्ड मार्शल की उपाधि। मतलब हमारे यहाँ मानेक साहब सबको मिला था और उनको फील्ड मार्शल किसी को दे देते हैं सब। तो उसको आर्मी की कमर तोड़नी पड़ेगी। अब जैसे इजराइल किसको अटैक करता है? सेलेक्टिव अटैक करता है। हम लोग जाके मार दिए, वो मिसाइल मारे हैं, हम देख रहे थे कि एयरपोर्ट पे वो गढ़ा हो गया। क्या मतलब बनता है भैया? आपका एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स चालू कैसे है? एक तो देख रहे थे शेड है, उसमें मिसाइल गई है, और दिख रहा है वो इतना छेद हुआ है। ढलैया तोड़ने गए थे आप? ब्रह्मोस के अंदर कौन सा बारूद भर के भेजे थे? उड़ाना चाहिए था वहाँ पे। कम से कम ऐसी दिवाली होती कि कम से कम 10 दिन तक इंडिया से दिखता कि जो काला धुआं आ रहा है ना, ये पाकिस्तान से आ रहा है। और तब जाके बोलते कि आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बता देना, महंगा पड़ गया, मोदी जाग चुका है। ऐसे कैसे हो गया यहाँ पर? उसका इस गर्मी के टाइम पे 10 बिजली घर उड़ा देते, काम खत्म। आर्मी की पैर टूट जाती। बिना बिजली तो आर्मी भी नहीं चल सकती, ना उसका रडार चलेगा ना कुछ। S-400 एक्टिवेट कर देते हैं, कोई जहाज नहीं आ सकती थी S-400 एक्टिवेट करने के। सिविल एविएशन नहीं हो सकता, इधर नेवी लगा के नेवल ब्लॉकेज कर देते। बिजली कट गया, ऑयल रिफाइनरी 3 ठो है, उड़ा दीजिए 3 ठो ऑयल रिफाइनरी। पेट्रोलियम खत्म, पेट्रोल गया, बिजली गया, ठप सब कुछ। अब जिधर से मारना है उधर से मारते रहिए। यहाँ पे इसी बहाने POK ले सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अब हमको लगता है डोभाल साहब के जगह पे किसी तेज तर्रार को, यंग को रखना पड़ेगा। डोभाल साहब अच्छे इंसान हैं, बट हर इंसान के ऊपर एक एज, उम्र आके हावी हो जाता है। तो कई बार सरकार लोग नीतीश कुमार से बोलते हैं कि इनका एज हो गया, तो भैया उधर डोभाल साहब का भी हो गया है। तो थोड़ा सा होना पड़ेगा। अच्छे इंसान है डोभाल साहब, तेज हैं पढ़ने में, बट एज देखते हैं कितना हो गया। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो युद्ध विराम हुआ वो नहीं होना चाहिए? एकदम गलत है। युद्ध विराम होना ही नहीं चाहिए, अब तक चलते रहना चाहिए था, लेकिन हुआ, ये गलत है। क्या कहिएगा? एवेक्स के मामले में जो अर्ली वार्निंग दे देता है, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा आगे निकल रहा है, क्योंकि उसने केवल एक ही काम किया आर्मी पे। हमारी इंटेलिजेंस कहाँ रखी हुई है? यूक्रेन ने एयरबेस उड़ा दिया रसिया घुस के, पूरा ड्रोन के मामले। हम ड्रोन के मामले में कहीं नहीं टिकते हैं, तो किस चीज़ पे लड़ेंगे? इस युद्ध में हुआ क्या? चाइना का हथियार टेस्टेड हो गया, पाकिस्तानी आर्मी का फिर से वर्चस्व हो गया, अपने देश में तो शामिल कर ही लिया। और जितने ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न एलाइज हैं, उन्होंने मान लिया कि हमारे एयरफोर्स को मार के गिरा दिया है। अब देखिए वेस्टर्न मीडिया को वो दिखा रही है कि हमारे पाकिस्तान ने हमारे एयरफोर्स को मार के गिराया, हमारी मीडिया नहीं दिखा रही है। अब हम लोग देश की जनता पीसते हैं, हम किसको देखें? लेकिन 90% लोग केवल इंडियन मीडिया देख रहे हैं, और CNN या बाहर का नहीं देख रहे हैं। अब संसद में कोई सवाल पूछे तो पूरा पता चलेगा। तो ये तो हाल हो गया है कि हमको किस पे भरोसा करें। नहीं तो POK की बात कही आपने, बीजेपी जो की कहती है कि हम लेंगे, और बल्कि देश की संसद में भी ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि भाई भारतीय
भारत की ज़मीन है, भारत इसको वापस ले लेगा, हम तो जगह भी छोड़ कर रखते हैं इसको विधानसभा। संसद से पास करने में क्या बनता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। वही बात ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि कभी ले पाएंगे हम लोग, ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? संसद से तो पास करके लिए ना लिए हैं, संसदे में रह जाएगा। यहाँ दिलेर चाहिए, एकदम दिलेर इंसान यहाँ पे, कि हमको लेना है मतलब लेना है। और तभी ले सकते हैं जब पाकिस्तान को इकोनॉमिकल हम लोग लॉस पहुँचाएं, तब स्ट्रेटजी। क्योंकि ना पाकिस्तान में ना वहाँ की पब्लिक को लगता है कि मेरी सेना जो है वो हीरो है। जब हम फाइनेंशियल लॉस करेंगे, जब वहाँ पेट्रोल बिकेगा 450 रुपया, तब जाके वहाँ की पूछेगी आर्मी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। गर्मी के दिन में बिजली नहीं रहता, तब उसको समझ में आता है इन्फ्लेशन हाई होना चाहिए। हम क्या कर पा रहे हैं उसका? आईएमएफ से लोन पास करा लिया वो। तो पानी तो रोक रहे हैं अब नहीं रोक पाएंगे ना, बरसात में तो पानी ही नहीं रहती है, तो रोक सकते हैं लोग यहाँ पे। तो हम भी अभी गर्मी के दिन में अपने आगे तालाब का पानी रोक देंगे हम, लेकिन बरसात आएगा तब नहीं रोक पाएंगे ना। हालांकि रोक देना, पानी रोकना बड़ा अच्छा डिसीजन था, इसमें हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर चैनल नहीं है उस पानी को लंबे समय तक होल्ड करने की। अभी से जग के होल्ड कर लें, राजस्थान में छोड़ दें उन पानियों को ले आके। तो बात तो ये सरकार कह रही कि ये गंगानगर तक पानी जाएगा, मतलब राजस्थान तक ले जाने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 7-8 साल लगेगा। इसमें सरकार अच्छा स्टेप ले रही है, लेट से सही लेकिन ले रही है। इसमें सरकार की कहीं आलोचना नहीं होनी चाहिए। तो ये एक और युद्ध हाल में चला और उसमें भी विराम हो गया, इजराइल और इराक का, मतलब इसकी शुरुआत तो 2 साल पहले हो गई थी आप कह सकते हैं। तो ये कैसे समझाएंगे आप इस युद्ध को लोगों को, हमारे दर्शकों को? ईरान और ये इजराइल, दोनों पार्टी कह रही हम दोनों जीत गए, दोनों कह रहा जीत गए, मतलब भारत पाकिस्तान में भी हुआ इस तो। देखिए ये लड़ाई जो है वर्चस्व की है। अरब वालों को लगता है कि मुसलमानों का रहनुमा हम हैं, मुसलमानों को हम बचाएंगे। तो हम हीरो, अच्छा हीरो कैसे, कि हम जब तक किसी विलेन को ना मारेंगे तो बढ़िया हीरो कैसे बनेंगे? तो विलेन को मारने के लिए पहले विलेन बनाना पड़ेगा। अब विलेन किसी मासूम को पीटेगा, तो अरब वालों ने मासूम किसको बनाया? गाज़ा और फ़िलिस्तीन वालों को। तो ये गाज़ा फ़िलिस्तीन वाले पिटाते हैं सब, तो अरब वाला हवाई जहाज़ से ब्रेड बिस्कुट फेंकता है, देखो हम रहनुमा हैं। ईरान कहा कि मुसलमानों के रहनुमा हम, मारेंगे तड़तड़ा के मिसाइल मारा यहाँ पे। अरब चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो जाए, इसलिए अरब, अमेरिका, इजराइल, ये तीनों मिलकर चाहते हैं कि ईरान को मार दिया जाए, ताकि अरब वालों का बोलबाला रहे यहाँ पर। रही बात ईरान की, तो भारत का हमेशा से वो अच्छा एलाई रहा है। हमने वहाँ चाबहार बंदरगाह बनाया है, हमें अच्छा पेट्रोलियम मिल जाता है, हमसे व्यापार कर लेता है, रुपीज़ में पैसे पेट्रोल खरीद लेता है। तो हमारे लिए ईरान का होना ज़रूरी है। हमें व्यक्तिगत हिंदुस्तान के लिए क्या गलत किया उसने? पाकिस्तान के लिए काउंटर रास्ता एकमात्र ईरान है, अफगानिस्तान में जाने का एकमात्र रास्ता ईरान है, सेंट्रल एशिया और रूस में पहुंचने का बाई रोड एकमात्र रास्ता ईरान है। तो ईरान को स्टेबल रखना ज़रूरी है, हमारे पेट्रोलियम का वही रास्ता है यहाँ पे। इजराइल की रही बात यहाँ पे, तो इजराइल की एक खासियत है, उसका कहना है कि अमेरिका उसके साथ है, फ्रांस उसके साथ है, ब्रिटेन साथ है, बाकी ये लोग किस काम के हैं, जिसको मन उसको मार देगा यहाँ पे, कोई एथिक्स नहीं। मेरा कहना है कि जब इजराइल के लिए कोई एथिक्स नहीं है, इजराइल किस चीज़ पे चलता है? अपनी ताकत के दम पे। आप भी इजराइल से सीखिए, आप भी ताकत के दम पर लाहौर ले लीजिए, कब्जा लीजिए, पीओके मत लेने जाइए आप, लाहौर इस्लामाबाद कब्जा कर लीजिए। पीओके क्योंकि उसका डिफरेंट टेरेन है, पहाड़ है, कब्जा करने में टाइम लगेगा। लाहौर इस्लामाबाद पास में है, लाहौर तो पासे में है, किसी दिन आर्मी ड्रिल के नाम पे कब्जा लीजिए, 2-4 तो कब्जा हो जाए। अब हो जाएगा समझौता में, जिस तरह आर्मेनिया और अजरबैजान में हुआ था। इस सीखते भी नहीं है सब, आर्मेनिया अजरबैजान में कि भैया हम पकड़ लिए आपकी नस, अब कराची पोर्ट उड़ा दीजिए, यहाँ नेवी ब्लॉकेज लगा दीजिए, महंगाई बढ़ जाएगा, पेट्रोलियम और बिजली काट दीजिए। अब भैया लाहौर वापस करेंगे एक शर्त पे कि पीओके खाली करें, तब होगा यहाँ पे। तब बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो क्या विदेश नीति फेल हो रही है भारत की? विदेश फील्ड तो मतलब मैं एक बात इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ईरान और के मामले में जैसे आपने कहा कि भारत का मित्र देश जो हमको बहुत फ़ायदा उससे मिलता है, इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी और हथियार मिलती है, हमें नहीं। तो जैसे सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि भाई हमने ईरान का साथ नहीं दिया, हमने यूएन में भी जो है वोट नहीं डाला, तो ये मतलब हम चूंकि दोनों तरफ बैलेंस करने में लगे हुए थे, तो क्या ठीक है उसमें? नहीं, हम कमज़ोर देश बैलेंस करते हैं। चाइना बैलेंस किया? नहीं किया। यहाँ पर क्या जरूरत है उसे बैलेंस करने की? अब आप बताइए, चाइना तो बैलेंस नहीं किया। चाबहार बंदरगाह के बगल में अब चाइना अपना बंदरगाह लेगा, ईरान कभी रोकेगा? अब नहीं रोकेगा यहाँ पे। तो हम बैलेंस करने के चक्कर में गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पे शक्तिशाली देश की पहचान है स्वतंत्र उनकी पॉलिटिक्स होती है। हम लोग की स्वतंत्र हैं, लेकिन हल्का सा यूएस एलाइंड हो चुके हैं। उसका रीजन है
हम लोग डिपेंडेंट नहीं हैं अपने ऊपर। हथियार के मामले में वेस्टर्न कंट्री से, टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्टर्न कंट्री में, तो अकेले हम किससे किससे दुश्मनी ले, मजबूरी भी तो है हमारे पास। अब सोनिया गांधी का कहना है वो तो राजनीतिक चीज़ें हैं, उन लोग को लिए तो वो हर चीज़ राजनीति से प्रेरित रहती है, यहाँ पर तो अलग बात है। ये तो जो आपने कहा कि अरब देश एक तरफ है और ईरान एक तरफ है, तो ये कहीं शिया और सुन्नी भी झगड़ा है? हाँ, मेन तो शिया सुन्नी क्या है, हम लोग फंसते कहाँ से, हमें अमेरिका का भी साथ चाहिए, इजराइल का भी चाहिए, ईरान का चाहिए, अरब का चाहिए। अरब वालों को लिए हम ज़्यादा उलटपटांग करेंगे, हमारे यहाँ 55 लाख लोग अरब में काम करते हैं, बाहर कर देगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश से उठा ले जाएगा सस्ते कर्मचारी यहाँ पे। ईरान से पेट्रोलियम चाहिए, तो हमारे लिए तो चारों हैं, इसलिए छोड़ दिए हम लोग, जाओ भैया। नहीं, तो ये जो खान सर बात आपने कही कि विदेश नीति भी बात जो हो रही थी हमारी, कि भारत की विदेश नीति आपको लगता है कि मतलब कहीं विफल हो रही है कहीं ना कहीं? एशिया के एस्पेक्ट्स में ज़रूर हम लोग कहेंगे कि हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं एशिया को कंट्रोल करने में। मालदीव का वही हाल, श्रीलंका, पाकिस्तान तो नेचुरल एलाई है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया ख़त्म ही हो गए हम लोग। भूटान का भी देख रहे हैं। म्यांमार में सेना, ये क्या पीओके लाएंगे लोग यहाँ पर। म्यांमार में अभी किसी की सरकार नहीं है। हमारा कोको आइलैंड नेहरू गिफ्ट में दे दिए, तो नेहरू जी की तो गलती थी, महाबेवकूफ़ी काम किए थे वहाँ पर। अभी ये लेके वापस आ जाएँ। इनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एग्जाम्पल देते हैं। म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट हुआ, वहाँ सरकार कोई नहीं है। हमारा एक कोको आइलैंड उसने चाइना को दे रखा है, हम उसे वापस ला सकते हैं। एग्जैक्ट 2 महीना पहले, 6 महीना पहले सीरिया में तख्ता पलट हुआ, बशर अल असद को भागना पड़ा, वहाँ सैनिक तानाशाही आ गई फिर से। इसका फ़ायदा उठाते हुए इजराइल ने गोलान की पहाड़ी कब्जा कर लिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क से केवल 20 किलोमीटर रुका हुआ है। कब्जा कर लिया कि नहीं कर लिया? म्यांमार भी तो हमारे यहाँ बगल में, हमारा ही जगह था, उस पर उसने चाइना को लीज दे रखा, हम कब्जा कर लेते हैं, लेकिन नहीं किए। म्यांमार से नहीं लड़ रहे हैं हम लोग, म्यांमार से सीआरपीएफ भेज देंगे तो लड़ लेगी। तो एक बात बताइए, आपने बीएससी की पढ़ाई की, आप दुनिया के लगभग हर विषय पर कैसे बोल लेते हैं? मतलब आपने साइंस की पढ़ाई की, आप जियोपॉलिटिक्स पे बोलते हैं, हर चीज़ पे बोलते हैं, तो ये कैसे आपने पढ़ाई कर ली इन सारे विषयों की? डिफेंस पर बोलते हैं, एविएशन पर बोलते हैं। अब किसी किसी चीज़ में आदमी को इंटरेस्ट रहता है, पता रखता है इस चीज़ों में। अब जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, बट थोड़ा सा अभी क्या है ना कि देश में एक चीज़ हम देखते हैं, लोग ज़्यादातर अभी वन साइडेड जा रहे हैं। मतलब अगर कोई इंसान गांधी के बारे में आप बोलिएगा तो एक इंसान है मन में बैठ के रखा है कि हमको गांधी की तारीफ सुननी है, एक इंसान मन में बैठ के रखा है कि हमको गांधी की बुराई सुननी है। अब आप इसमें अगर इंटेलेक्चुअल बात बोलिएगा तो आप वन साइडेड हो जाइएगा। यहाँ पर एक इंसान है जिसने गांधी को अपनी जागीर समझ रखा है, एक पार्टी है भारत की कि गांधी हमारी जागीर है, एक पार्टी है सरदार पटेल को अपनी जागीर समझ रखा है कि सरदार पटेल हमारी जागीर है। भैया ये दोनों तुम्हारे नहीं थे, ये दोनों हमारे देश के थे। अपना अपना काम देखो क्या किए हैं यहाँ पे। तो लोग भी वन साइडेड होते गए। तो अभी के टाइम पे लोग वन साइडेड होते जाते हैं, तो इसमें इंटेलेक्चुअलिटी की कोई बात रह नहीं जाती है। नहीं, आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं? जैसे आप बता रहे थे कि रोज़ आप पढ़ते हैं, मतलब कोई विषय पर जब मास्टरी करते हैं तो कैसे करते हैं आप? पढ़ना तो पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे तो कुछ थीसिस पढ़ना पड़ता है, 11 घंटे तो आप पढ़ाते हैं। उसी के बीच में जो टाइम मिल जाता है उसमें पढ़ना पड़ता है। और कई बार क्या होता है 6-7 दिन के बाद उस चीज़ों को क्लब करना पड़ता है कि कैसे हुआ। अब जैसे ईरान इजराइल वाला चीज़ें हैं, अमेरिका कैसे आया, ये सब चीज़ें हैं, अगर हमको इस पर बताना होगा तो थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। तो एआई के बारे में क्या विचार है आपसे? इससे एक एआई का बड़ा हल्ला है, तो क्या सीखे बच्चे, कैसे सीखे, कैसे मतलब शिक्षा आपको प्रभावित करेगा ये? एआई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका एक सबसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे महिलाओं को हमेशा से गलत नज़र से देखने की परंपरा, मतलब आप कहिए कि उन पे लालछन लगाने की लोगों की आदत रही है। ये देश जिसने सीता मैया पे लालछन लगाने से पहले तनिक बार नहीं सोचा, वो एक नॉर्मल लड़कियों को क्या सोचेगा। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि एआई ने कुछ ऐसे टूल्स बना रखे हैं जिसमें किसी महिला का फ़ोटो लेके किसी के साथ अश्लीलता बना सकते हैं, उसको नाचते कुछ भी बनाते दिखा सकते हैं, और ये बाकायदा वो कंपनियां उसकी प्रचार कर रही हैं। हम आप लोग के माध्यम से कहते हैं, सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागिए और इन कंपनियों को कहिए कि एआई में अश्लीलता नहीं ला सकते हैं, आप उस सिस्टम को हटाइए। पहले क्या है, अगर आपको अश्लील चीज़ों को बनाना है तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट लगता था एनिमेशन का, और 15 दिन लेता था तब जाके बना पाता था। या फिर आप फोटो को एडिट करेंगे तो फोटोशॉप करना होता था। आज तो 1 मिनट की कहानी है, सब चीज़ बन जा रहा है। और हम क्या बोले, हमारे पे कितने गहरी नींद में सोए हैं हमारा ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, और जिसके अंडर में ये आता है कि इंस्टाग्राम ऑप्शन देता है अश्लील बनाने का। क्या बेवकूफ़ी है, मतलब वो ऑप्शन दे रहा है। और हद तो तब हो गया,
बकायदा प्ले स्टोर पर अश्लील वीडियोस बनाने के लिए एप्लीकेशन है, गूगल ऑथराइज्ड है प्ले स्टोर पे कि किसी की फोटो लीजिए, उसके कपड़े हटा सकते हैं, उसके अंडरगारमेंट में उसको दिखा सकते हैं, कपड़े फुल पहना है उसे अंडरगारमेंट में। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है इनको, क्या पाकिस्तान से लड़ेगा सभी सब, पीओके लाएगा, सोशल मीडिया पहले, इंस्टाग्राम संभालते पहले। आपके ये राज पूछ रहा हूँ मैं कि वायरल होने का क्या राज है, मतलब क्या आपकी स्टोरी टेलिंग में कैसी क्या आपकी चीज़ है कि आप वायरल हो जाते हैं जो बात कहते हैं उसको? हमको एक चीज़ समझ में आता है कि हमारी अगर हकीकत है तो हमारे प्रधानमंत्री नाराज़ हो जाए तो नाराज़ हो जाए, हम हकीकत हम बोल देंगे वहाँ पर। कई बार हमने देखा है, हम आपको बता रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज़ में कई बार मेरे इंटरव्यूज़ के कुछ सेक्शन काटे गए हैं कि सर हम कहेंगे आप क्यों काट दिए भाई, हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं, तो कहेंगे सर हमारे कोई ऐतराज़ है, कहीं हम ना फंस जाए, हमको नहीं यहाँ पे। तो हमको एक चीज़, अब जो लोग एकदम होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्हें अच्छा लगता होगा भाई। ये तो वायरल होने का कारण आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये आपको हम कोई मिलावट उलावट नहीं करते, किसी को नाराज़ होना है नाराज़ हो जाए यहाँ पे। तो आप रैपिड फायर कर लेते हैं आखिर में। प्रधानमंत्री की चूँकि आपने बात की, 10 साल में मोदी जी ने कैसा काम किया? बहुत सारे फील्ड में काम किए मोदी जी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना बेहतर मोदी जी ने काम किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। जितना डिजिटलाइजेशन को बेहतर बनाया शायद किसी ने काम नहीं किया होगा यहाँ पर। डिफेंस चीज़ों को जितना ले गए कोई नहीं किया होगा। अधिकारी जैसे मतलब विदेश नीति में, फॉरेन में जो दूर दराज है, जैसे चाइना के मामले में फेल, बाकी विदेश नीतियों में बहुत बेहतर काम किए यहाँ पर। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, इस सब में बहुत काम किए। खराब कहाँ किए हैं? खुद हम लोग को बोलते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, अपनी डिजिटल नहीं है। ये बताइए, हेलीकॉप्टर से आते हैं, अब प्रचार करके जाते हैं, उनको खुद ये चीज़ कहना चाहिए कि सारे लोग अब ज़माना आ गया है, काहे हेलीकॉप्टर से जाते हो, बड़ी दिक्कत होता है, लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत होती है, पैसे खर्च होते हैं, चुनाव महंगा हो जाता है। एक काम कीजिए, हर राजनीतिक पार्टी एक ऑडिटोरियम बुक कर ले अपनी पार्टी दफ्तर में, 150 लोगों को बैठाए, 1000 लोगों को बैठाए, कैमरा लागू रहे, बोल दीजिए यहाँ पे। रैली में कितने लोग सुनेंगे? 5 लाख लोग। अब वो लोग खर्चा करके पैसा लाएंगे, बस में भर भर के 200 रुपया में लेके आओगे, बड़ी खर्चा होता है। तो मोदी जी पहले डिजिटल चुनाव कराइए महाराज, डिजिटल इंडिया बाद में। यहाँ आप ऑनलाइन भाषण दीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा यहाँ पे तो, और लाखों लोग सुनेंगे। व्यूज ही तो होती है, प्रचार में क्या होती है? अपनी विचारधारा ही तो रखना है। आज सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, युवा अपने बड़े बुजुर्गों को समझाएंगे यहाँ पे। चुनाव जब सस्ती होगी तो चुनाव में बेईमानी कम होगी, नेता ईमानदार निकलेंगे। चुनाव इतना महंगा हो गया है, सांसद का चुनाव जीतने के लिए उसको 15-20 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है, कहाँ से वो बेचारा ईमानदार बनेगा? विधायक का चुनाव, रैलियाँ इतना महंगा हो, एक रैली 50 लाख से नीचे की रैली नहीं है, कोई भी मिनिमम रैली 50 लाख से नीचे की नहीं। प्रधानमंत्री लेवल की रैली हो तो 2-4 करोड़ रुपए, तो कहाँ से? कुछ सरकारी खर्च होते हैं जैसे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, बाकी चीज़ों में। तो उन्हें डिजिटल चुनाव कराना चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर देंगे तो बड़ा मतलब बहुत सहूलियत होगी लोकतंत्र। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तो बात कर रहे हैं वो। हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही बार में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन में गड़बड़ी है। हमें नेता हमारे सामने झुकता कब है? जब चुनाव आता है तब। उसके बाद तो यमराज का भतीजा समझता है अपने को। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो साल में एक के बार, 5 साल में एक के बार झुकेगा। ऐसे तो बार बार झुकाते हैं लोग, उसके काम करा लेते हैं। जैसे अभी है, अभी हम लोग उनसे काम करा लेंगे कि बाढ़ के लिए कंट्रोल कर लीजिए। अब अभी हम लोग चाहें तो काम करा लेंगे, यूनिवर्सिटी पास करा लेंगे। तो साल में नेता चाहता है एक के बार झुके हम, तो हम लोग के लिए इसमें फायदा थोड़ी है। हाँ, पैसे की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, तो उससे ज़्यादा तो खर्च प्रचार पे हो जाते हैं। पैसे की ही कटौती करनी है तो बड़े बड़े इन लोग को बंगले मिले हैं, दुनिया भर के अलाउंसेस मिले, उसको कम कर दीजिए। तो राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? मतलब किस तरह उनकी से? राजनीति मतलब कभी सफल हो पाएंगे, कभी वो मुकाबला कर पाएंगे मोदी जी का, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अब राजनीति में हमको उतना ज़्यादा, हमसे अगर कोई समस्याएं पूछिएगा तो हमको थोड़ा बहुत, क्योंकि हम गांव देहात से आते हैं तो देखे हैं। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए रहते। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाने लगेंगे। या तो लोग अभ्यस्त हैं कि भैया ये जीतबे नहीं करेंगे, या तो फिर इंसान की हिम्मत होगी। लेकिन इधर बड़ा सुधार किए हुए हैं यहाँ पे, पैदल यात्रा, ये सब यात्रा वगैरह। नहीं तो जो कास्ट सेंसस का मुद्दा उन्होंने उठाया कि जाति जनगणना, मतलब जाति की राजनीति कर रहे हैं, उस पर क्या लाया कि होना चाहिए जाति जनगणना? देखिए, जाति है मतलब नेता लोग को जहाँ धर्म से फायदा मिलेगा धर्म बात करेगा, जहाँ जाति से मिलेगा जाति, जहाँ दोनों नहीं मिलेगा वहाँ भाषा।
जहाँ भाषा नहीं मिलेगा, मराठी, यूपी, बिहारी, बंगाली ये सब चलने लगेगा, तो वो चीज़ें रहेंगी। देखिए ये चीज़ें जो गलत है तो गलत ही रहेगी। जब जिन्ना ने देश बनाया पाकिस्तान ने ना, तो पहले लोगों को कहा कि पहले हिंदुओं को मारो। जब हिंदुओं को भगा दिया, बर्बाद कर दिया वहाँ पे, तो कहा सिखों को भगाओ। सिखों को भगा दिया ना, तो कहा कि अब शिया सुन्नी करो। तो वो लोग कभी नहीं सुधरते हैं ये सब चीज़ों। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर, हमारे लिए समय निकालने के लिए, बिहार तक के लिए, न्यूज़ तक के लिए और तक चैनल के सारे जो नेटवर्क के लिए, क्योंकि ये आपका जो इंटरव्यू है तमाम चैनलों पर हम दिखाएंगे। और खान सर से हमने शादी के बाद पहली बार बातचीत की। मैंने जैसे पहले कहा था कि 5 साल से इंटरव्यू दूर था, तो आज उन्होंने समय निकाला हमारे लिए और उन्होंने पूरी बातचीत में अपना बताया कि देश की जो हमारा जो विचार था कि बिहार में क्या समाधान है, बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। देश की राजनीति पर भी बात की है और ख़ास करके शिक्षा व्यवस्था पर जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जब तक हम शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तब तक विकसित भारत जो है उसका सपना पूरा करने में हमें बहुत बहुत समय लगेगा। एक बार फिर से खान सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।